हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्निंग विद ए टू पर। दोस्तों, हमारे संविधान की प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही थी और इसके अंतर्गत आज हमारा 12वां प्रैक्टिस सेट है और इसका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता आश्वासित करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 की अगर हम बात करें तो 16 अवसर की समानता की बात करता है। अनुच्छेद 16 कहता है कि रोजगार में, अवसर में किसी भी नागरिक के साथ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर, जन्म स्थान, उद्भव और मूल वंश के आधार पर रोजगार में भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद 19, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 फ्रीडम की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के क्लाउज 1 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का प्रावधान, स्वतंत्रताओं का प्रावधान किया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के क्लाउज 1 के सब क्लाउज ए के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई है। यानी अगर हम अनुच्छेद 19 के क्लाउज 1 के सब क्लाउज ए की बात करें तो इसके अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता, झंडा फहराने का अधिकार, सूचना का अधिकार और चुप रहने का अधिकार सारे के सारे मौलिक अधिकार हैं। किसके अंतर्गत? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के सब क्लाउज ए के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता की बात करें, झंडा फहराने के अधिकार की बात करें, सूचना के अधिकार, चुप रहने का अधिकार, ये सारे के सारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। झंडा फहराने का अधिकार नवीन जिंदल बनाम भारत संघ 2004 का मामला है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन देते हुए कहा था कि अगर कोई व्यक्ति अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर, अपनी कार पर, अपनी दुकान पर, अपने मकान पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराता है तो वह अनुच्छेद 19 के सब क्लाउज ए के अंतर्गत उसका फंडामेंटल राइट्स है। चुप रहने का अधिकार भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 22 की बात करें, अनुच्छेद 22 में वास्तविक गिरफ्तारी और किसकी बात की गई है? निवारक नज़रबंदी की बात की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 की बात करें तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद के पास ऐसे अधिकार हैं कि संसद किसी राज्य के क्षेत्र को घटाकर किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाकर और किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करके क्या कर सकती है?
नए राज्य का निर्माण कर सकती है। नए राज्य का निर्माण कर सकती है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद के पास ऐसे अधिकार है कि संसद किसी राज्य के क्षेत्र को घटाकर, क्षेत्र को बढ़ाकर और उसके नाम में परिवर्तन कर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता आश्वासित करता है। तो कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 19 की बात करें तो 19 प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है। इसका करेक्ट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मानव के दुर्व्यापार, अनुच्छेद 23 की बात करें तो अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार, बलात् श्रम और किसकी बात करता है? व्यगार प्रथा पर। किसकी बात करता है? व्यगार प्रथा पर रोकथाम की बात करता है। अनुच्छेद 29 की अगर हम बात करें, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 किसकी बात करता है? अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की बात करता है। संरक्षण की बात करता है और यह कहता है कि भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के पास ऐसे अधिकार हैं कि वह अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखेगा। अनुच्छेद 32 की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करता है। यानी अगर हम अनुच्छेद 32 की बात करें तो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा कहा। किसको कहा था? अनुच्छेद 32 की अगर हम बात करें। अनुच्छेद 31 की बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार से संबंधित था। यानी अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में और इसके माध्यम से ये जो संपत्ति का अधिकार था इसको विधिक अधिकार बना दिया गया। विधिक अधिकार बना दिया गया या इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के का में इसको शामिल कर दिया गया। अनुच्छेद 30 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 30 धार्मिक और भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों की भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों की बात करता है। किसकी बात करता है? भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों की बात करता है। अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था अल्पसंख्यकों के पास ऐसे अधिकार हैं कि वह अपने मनपसंद के शिक्षण संस्थानों को स्थापित कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार बलात्श्रम पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात करता है, ये भी सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में ये भी सही है।
शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 31, ये क्या है हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि 31 में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से इसको विधिक अधिकार बना दिया। अनुच्छेद 30 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कहा गया कि शिक्षण संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 23 की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 23 किसकी बात करता है। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार की बात करता है, बालाश्रम की बात करता है और बेगार प्रथा पर रोक लगाने की बात करता है। अनुच्छेद 24 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 24 किसकी बात करता है, कारखाने आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध की बात करता है। ये अनुच्छेद 24 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को खतरनाक रोजगार और कारखानों में काम पर नहीं लगाया जाएगा। और इसके लिए संसद ने एक कानून भी बनाया जिसको हम बाल श्रम अधिनियम 1986 के नाम से जानते हैं। तो ये संसद ने क्या है, एक एक्ट बना रखा है जिसको हम बाल श्रम अधिनियम 1986 के नाम से जानते हैं। अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, यानी अनुच्छेद 26 में ये प्रावधान कर रखा है कि प्रत्येक धार्मिक समुदाय के पास ऐसे अधिकार हैं कि वह अपने धार्मिक मामलों का प्रबंध कर सकता है। अनुच्छेद 29 की बात करें तो अनुच्छेद 29 कहता है कि शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। तो ये बात कहाँ लिखी गई है, ये बात अनुच्छेद 30 में लिखी गई है। अनुच्छेद 30 क्या कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 कहता है कि चाहे धार्मिक अल्पसंख्यक की बात करें या भाषाई अल्पसंख्यक की बात करें, उन्हें अपने मनपसंद शिक्षण संस्थानों को संचालित करने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 29 की बात करें तो अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है, हमारा डी ऑप्शन, यानी कि अनुच्छेद 29 में क्या लिखा है कि अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 20 की अगर हम बात करें, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 कहता है कि जो भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार व्यक्ति हैं, जो भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार व्यक्ति हैं, उनके अधिकारों की संरक्षण की बात करता है, अनुच्छेद 19 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 की बात करें तो उसमें स्वतंत्रता की बात की गई है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के क्लाउज 1 की बात करते हैं तो उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 18 की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत की बात करता है, यानी राज्य उपाधि नहीं देगा लेकिन राज्य शैक्षणिक और सैन्य उपाधि दे सकता है। अनुच्छेद 17 की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 17 किसकी बात करता है, अस्पृश्यता उन्मूलन की बात करता है, अस्पृश्यता उन्मूलन की बात करता है, छुआछूत को ख़त्म करने की बात करता है। इसके लिए संसद ने कानून भी बना रखा है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जिसको हम अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम 1955 के नाम से जानते हैं। लेकिन 1976 में
इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया और परिवर्तित करके क्या नाम रखा गया? इसका नाम रखा गया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं? अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइबल कास्ट है, उनके साथ क्या है, छुआछूत जैसे व्यवहार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। भारतीय संविधान के अगर हम भाग 3 की बात करें तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का प्रावधान कर रखा है। और ये जो मौलिक अधिकार हैं, इसको किस देश के संविधान से लिया गया है? इसको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि 1215 में इंग्लैंड के राजा ने इंग्लैंड की जनता को जिस दस्तावेज के माध्यम से अधिकार दिए वो उस समय मैग्ना कार्टा कहलाए थे। इसलिए भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों की बात की गई है। मूल संविधान में मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स 7 प्रकार के थे, लेकिन वर्तमान संविधान की अगर हम बात करें तो वर्तमान संविधान में मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के। यानी संपत्ति का जो अधिकार था, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 के तहत पहले ये मूल संविधान में मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये जो संपत्ति का अधिकार था, इसको कैसा अधिकार बना दिया गया है? इसको विधिक अधिकार बना दिया गया है। और इसको कहाँ पर शामिल कर दिया गया है? इसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के का में इसको शामिल कर दिया गया है। वर्तमान समय की बात करते हैं तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। पहला है हमारा समानता का अधिकार, और इसका प्रावधान संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया। इसके बाद दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, और इसका प्रावधान कहाँ से कहाँ तक किया गया है भारतीय संविधान में? अनुच्छेद 19 से 22 तक इसका प्रावधान किया गया। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका प्रावधान भारतीय संविधान में कहाँ से कहाँ तक किया गया है? अनुच्छेद 23 और 24 में इसका प्रावधान किया गया है। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और इसका प्रावधान कहाँ से कहाँ तक किया गया है भारतीय संविधान में? अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक किया गया है। अगला है शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकार, शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकार, इसका प्रावधान भारतीय संविधान में कहाँ से कहाँ तक किया गया? अनुच्छेद 29 और 30 में इसका प्रावधान किया गया। और छठा है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका प्रावधान कहाँ से कहाँ तक किया गया है? इसका प्रावधान भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 में किया गया है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? अगर हम
अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक की बात करते हैं तो धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। तो धर्म की स्वतंत्रता का प्रावधान कहाँ से कहाँ तक किया गया है? अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक की बात करते हैं। संपत्ति के अधिकार की बात करते हैं तो इसका प्रावधान कहाँ किया गया था दोस्तों? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के क में इसका प्रावधान किया गया है। अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की बात करते हैं या अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से अगर हम बात करें तो दोस्तों इसका प्रावधान कहाँ कर रखा है? इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में इसका प्रावधान कर रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? धर्म की स्वतंत्रता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 300 के एक संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। अगर हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के एक की बात करें तो दोस्तों ये किससे संबंधित है? व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता से संबंधित है। व्यापार वाणिज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? व्यापार वाणिज्य से संबंधित है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु मूल अधिकार नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम संपत्ति के अधिकार की बात करें दोस्तों तो संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान संशोधन के माध्यम से इसको क्या बना दिया गया था? विधिक अधिकार बना दिया गया था। कैसा अधिकार बना दिया गया था? विधिक अधिकार बना दिया गया था। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के क में इसको शामिल कर दिया गया था। तो ये जो संपत्ति का अधिकार था पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको विधिक अधिकार बना दिया गया। तो दूसरा कह रहा है कि संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु ये मूल अधिकार नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 के का उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वां संविधान संशोधन से अतः स्थापित किया गया था। तो जिस समय दोस्तों 44वां संविधान संशोधन किया गया था उस समय भारत में किसकी सरकार थी? अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार किसकी थी? सरकार जनता पार्टी की सरकार थी। किसकी? जनता पार्टी की सरकार थी। तो किसके समय हुआ था? जनता पार्टी के। तो ये हमारा ऑप्शन क्या है? गलत हो जाएगा। पहला भी क्या है? गलत है। कह रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? अगर हम बात करें तो कौन सा सही है? हमारा संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु ये मूल अधिकार नहीं है। तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? केवल 2 सही क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केवल 2 सही। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के लिए अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 19 की अगर हम बात करें, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता की बात करता है। किसकी बात करता है? फ्रीडम की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के क्लाउज 1 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं? 6 प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 19 के क्लाउज 1 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का प्रावधान कर रखा है। अनुच्छेद 26 की बात करें, अनुच्छेद 26 की अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है कि प्रत्येक धार्मिक समुदाय के पास ऐसे अधिकार हैं कि वह अपने धार्मिक मामलों का क्या कर सकता है? प्रबंध कर सकता है। प्रबंधन करने का अधिकार किसके पास है? प्रत्येक धार्मिक समुदाय के पास ऐसा अधिकार है। अनुच्छेद 29 की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित है, हितों के संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 30 की बात करते हैं तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक की बात करता है। और किस अल्पसंख्यक की बात करता है? भाषाई अल्पसंख्यक की बात करें या फिर क्या है धार्मिक अल्पसंख्यक की बात करें? किसकी? भाषाई अल्पसंख्यक की बात करें या फिर धार्मिक अल्पसंख्यक की बात करता है।
और उनके पास ऐसे अधिकार है कि वे अपने मनपसंद शिक्षण संस्थानों को संचालित कर सकती हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षा संस्थानों को संचालित करने का अधिकार देता है? तो कौन सा आर्टिकल देता है? भारतीय संविधान का आर्टिकल 30 ऐसे अधिकार किसको देता है? माइनॉरिटी को देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? भारतीय संविधान की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? स्वतंत्रता से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के क्लाउज 1 में किसकी बात की गई है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा है शस्त्रहीन सम्मेलन की स्वतंत्रता। और तीसरा है संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की स्वतंत्रता की बात करें। और चौथा है भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। किसमें? भारत में आने जाने की स्वतंत्रता। और पांचवा है भारत में कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता। बस जाने की स्वतंत्रता। और छठा है हमारा भारत में कहीं भी, किसमें? भारत में कहीं भी व्यवसाय की स्वतंत्रता। तो यानी अगर हम अनुच्छेद 19 के बात करें तो 19 में स्वतंत्रता की बात की गई है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के क्लाउज 1 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कर दी गई है। लेकिन मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थीं। 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो संपत्ति की स्वतंत्रता थी दोस्तों, उसको समाप्त कर दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के क्लाउज 2 में ये जो स्वतंत्रता दे रखी है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इस पर किसकी बात की गई है? रोक की बात की गई है, रोकथाम की बात की गई है। क्योंकि भारतीय संविधान में जो स्वतंत्रताओं का प्रावधान कर रखा है वो एब्सोल्यूट नहीं है दोस्तों, उनको प्रतिबंधित किया गया है। तो इस पर रोकथाम की बात करता है और ये कहता है कि विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम किया जा सकता है। किस आधार पर कम किया जा सकता है? अगर इससे संप्रभुता को किसी प्रकार का नुकसान पहुंच रहा है दोस्तों, लोक व्यवस्था को किसी प्रकार का नुकसान पहुंच रहा है, लोक व्यवस्था को किसी प्रकार का नुकसान पहुंच रहा, अखंडता को अगर किसी प्रकार का नुकसान पहुंच रहा है तो विचार और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता उसको कम किया जा सकता है। न्यायपालिका की, किसकी? न्यायपालिका की अवहेलना हो रही है। न्यायपालिका के आदेश की अगर कोई अवहेलना करता है तो उसकी स्वतंत्रता को क्या है? कम किया जा सकता है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम किया जा सकता है। राज्य की सुरक्षा को अगर आपकी विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से किसी प्रकार का खतरा है तो फिर आपकी जो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको कम किया जा सकता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? तो किस आधार पर नहीं लगाया जा सकता? अवांछनीय आलोचना की अगर हम बात करते हैं तो इस आधार पर आपकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। और किस आधार पर लगाया जा सकता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 का क्लास 2 ये कहता है कि संप्रभुता को अगर किसी प्रकार का नुकसान पहुंच रहा है, लोक व्यवस्था को किसी प्रकार का नुकसान पहुंच रहा है, देश की अखंडता को किसी प्रकार का नुकसान पहुंच रहा है, न्यायपालिका के आदेश की अवहेलना हो रही है या राज्य की सुरक्षा को किसी प्रकार का खतरा है, तो आपकी जो अनुच्छेद 19 में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण करता है? अनुच्छेद 14 की बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किसकी बात करता है? समानता की बात करता है। और ये कहा गया है, इसमें दो प्रकार की समानता की बात की गई है। एक किसकी बात की गई है? विधि के समक्ष समानता की बात की गई है, और दूसरा विधियों के समान संरक्षण की बात की गई है। यानी अगर हम पहले वाले कॉन्सेप्ट की बात करें, जो विधि का समक्ष समानता है, इसको ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, और इसमें कहा गया है, इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से कहा गया कि विधि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी। दूसरा, जो विधियों के समान संरक्षण का अधिकार है, इस कॉन्सेप्ट को अमेरिका के संविधान से अडॉप्ट किया गया है, और इसमें कहा गया है कि परिस्थितियां समान हैं तो विधि को समान रूप से लागू किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 की अगर हम बात करें तो 19 में स्वतंत्रता की बात की गई है, फ्रीडम की बात की गई है। अनुच्छेद 21 की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किसकी बात करता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, यानी कि जीवन जीने के अधिकार की बात कौन करता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 करता है। अनुच्छेद 21 की अगर हम बात करें तो दोस्तों, इसमें एक नया क्लाउज जोड़ा गया जिसको हम अनुच्छेद 21 का के नाम से जानते हैं, और ये क्लाउज 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था, और इसके माध्यम से ये प्रावधान कर दिया गया था कि 6 से 14 बरस तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और क्या है दोस्तों, अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, ऐसा प्रावधान कहाँ कर दिया गया था? 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से भारतीय संविधान के 21 के क्लाउज ए के अंतर्गत ऐसा प्रावधान कर दिया गया था। दोस्तों 21 में ही एक केस है हमारा, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, मेनका गांधी बनाम भारत संघ। और ये कब का मामला है दोस्तों? ये है 1978 का मामला। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 का मामला है, और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था कि अगर कोई व्यक्ति, कोई नागरिक विदेश जाना चाहता है तो विदेश जाने का अधिकार, विदेश में घूमने का अधिकार उसका मौलिक अधिकार है। और किस आर्टिकल के तहत उसका फंडामेंटल राइट्स है? अनुच्छेद 21 की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 21 के तहत अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर जाना चाहता है घूमने के लिए या किसी और वजह से, तो ये उसका मौलिक अधिकार है। किस केस में कहा था? ये मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 का मामला है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा है, विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान किया गया था। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत विदेश यात्रा को संरक्षण प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया? भारतीय संविधान के अगर हम अनुच्छेद 24 की बात करें तो 24 क्या कहता है? 24 कहता है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को, 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं उनको खतरनाक रोजगार और क्या है, कारखानों में काम पर नहीं लगाया जाएगा। और इसके लिए संसद ने कानून बना रखा है जिसको हम जानते हैं बाल श्रम अधिनियम 1986। अनुच्छेद 25 की बात करते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है, रिलीजियस फ्रीडम की बात की गई है, और यह कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के अंतःकरण उसका प्रचार व प्रसार करने की स्वतंत्रता है।
अनुच्छेद 25 के तहत ही प्रत्येक व्यक्ति के पास धर्म परिवर्तन करने का अधिकार है। यानी अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो ये उसका मौलिक अधिकार है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति से ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है तो फिर ये एक प्रकार का दंडनीय अपराध होगा। अनुच्छेद 25 ही सिक्कों को कृपाण रखने का अधिकार देता है। सिक्कों को कृपाण रखने का अधिकार कौन देता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 देता है। अनुच्छेद 26 की बात करते हैं तो इसमें किसकी बात की गई है? इसमें अल्पसंख्यकों के संरक्षण की बात की गई है। उनके हितों के संरक्षण की बात कहाँ पर कर दी गई है? भारतीय संविधान के किसकी बात की गई है? अनुच्छेद 26 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें किसका प्रावधान कर दिया गया है? इसमें कहा गया है कि प्रत्येक धार्मिक समुदाय के पास, किसके? धार्मिक समुदाय के पास ऐसे अधिकार हैं कि वह अपने धार्मिक मामलों का क्या कर सकेगा? धार्मिक मामलों का प्रबंध कर सके। तो अनुच्छेद 26 में क्या प्रावधान कर दिए गए हैं? प्रत्येक धार्मिक समुदाय के पास ऐसे अधिकार हैं कि वह अपने धार्मिक मामलों का प्रबंध कर सके। अनुच्छेद 27 की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 27 में क्या प्रावधान किया गया है? 27 कहता है कि सरकार कोई ऐसा टैक्स नहीं लगाएगी, कर नहीं लगाएगी जिससे प्राप्त आय किसी धर्म विशेष के लिए खर्च किया जा सके। यानी कि अनुच्छेद 27 ये कहता है कि सरकार के पास ऐसे अधिकार नहीं है, सरकार ऐसा कोई भी टैक्स नहीं लगाएगी, ऐसा कोई भी कर नहीं लगाएगी जिससे प्राप्त आय किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए उसको खर्च किया जा सके। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 25 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सिक्कों को कृपाण रखने का अधिकार कौन देता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 देता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 14 की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किसकी बात करता है? समानता की बात करता है। और किसके समानता की बात करता है? ये करता है विधि के समक्ष समानता की बात करता है। और किसकी बात करता है? विधियों के समान संरक्षण की बात करता है। इसमें कहा गया है कि विधि किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी, और विधियों के समान संरक्षण में कहा गया है कि परिस्थितियां समान होने पर ही विधि को समान रूप से लागू किया जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, जबकि विधियों के समान संरक्षण का जो कॉन्सेप्ट है ये अमेरिका से अडॉप्ट किया गया है। अनुच्छेद 19 की बात करते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता की बात की गई है। किसकी बात की गई है? स्वतंत्रता की बात की गई है, फ्रीडम की बात की गई है। और अनुच्छेद 19 के क्लाउज 1 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का प्रावधान कहाँ पर कर दिया गया है? अनुच्छेद 19 के क्लाउज 1 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का प्रावधान किया गया है। यानी अगर हम बात करें तो कौन कौन सी है? विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, शस्त्रहीन सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता, और भारत में कहीं भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। ये सारी स्वतंत्रताओं का प्रावधान कहाँ कर रखा है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के क्लाउज 1 में इन स्वतंत्रताओं का प्रावधान कर रखा है। अनुच्छेद 21 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 21 किसकी बात करता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। किसकी बात करता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 22 की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 22 जो आपराधिक मामले में
किसकी बात की गई है? अनुच्छेद 22 में वास्तविक गिरफ्तारी, किसकी बात की गई है? वास्तविक गिरफ्तारी। और किसकी बात की गई है? निवारक नज़रबंदी की बात कर दी गई है। किसकी बात की गई है? निवारक नज़रबंदी की बात कहाँ पर कर दी गई है? अनुच्छेद 22 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मूल अधिकार है, किसके अंतर्गत है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, बने रहिए।